आज हमारे साथ में पधारे हैं शहर के जाने माने लॉयर्स। आपको परिचय करवा देते हैं। पहले हमारे साथ में है ललिता जी शर्मा, जो कि पूर्व कोषाध्यक्ष हैं जिला बार एसोसिएशन के और पूर्व पैनल लॉयर रह चुके हैं जेबीबी के। उसके बाद में हमारे साथ में है श्रुति जी शर्मा, जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है फॉक्सो कोर्ट के। उसके बाद हमारे साथ में है सुशीला जी बैरवा, जो कि पूर्व संवर्त पार्षद रहे हैं। आज हम इनसे कुछ खास विषय पर बात करना चाहेंगे। आज हम आपको बताएंगे ऐसे कौन कौन से कानून हैं जिनके बारे में महिलाओं को पता नहीं है। क्या ऐसे हक अधिकार हैं जो कि महिलाओं को दिए तो जा रहे हैं सरकार के द्वारा, लेकिन उन्हें उसके बारे में पता नहीं है। आइए बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, कुछ ऐसे हक अधिकार हैं महिलाओं के जो महिलाएं जानती नहीं है लेकिन सरकार द्वारा दिए गए हैं? जी बिल्कुल है। महिलाओं का कानून से सामना करना और शिक्षा, ये दोनों के एक दूसरे के पूरक हैं। जब महिला शिक्षित होगी तो ही वो अपने कानून और हक और अधिकारों के बारे में जानेगी। ऐसे यूं देखा जाए तो शिक्षित से शिक्षित व्यक्ति भी लेमन होता कानून को लेकर के, क्योंकि कानून एक ऐसी परिभाषा है जो अगर महिला शिक्षित होगी तो ही वो कानून तक पहुंच पाएगी। जैसे बच्चों को लेकर के भी बहुत सारे कानून बने हुए हैं कि बच्चों को निःशुल्क कानूनी सहायता मिलती है, महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता मिलती है। 498 से लेके देख लो, डायन प्रथा से लेके देख लो, और महिलाओं को जमीन जायदाद में हिस्से से लेकर के देख लो कि जहां उनके ऊपर शोषण और अत्याचार होते हैं ना, वहां पर महिलाओं को ऐसे अधिकार मिले हुए कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है, वो अपने आप को सशक्त बना सकती है कि वो उनका इस पितृसत्तात्मक परिवार में भी उनकी भी कोई वैल्यू है। वो इस जगह पर शिक्षित होगी तो ही उस कानून का सहारा ले पाएगी। इसलिए और कुछ महिलाएं शिक्षित होकर भी संकोच कर जाती हैं, तो महिलाओं को संकोच से बाहर आना चाहिए। यदि उनके ऊपर शोषण होता है तो उनका कानून का सहारा लेते हुए उनको फर्स्ट सीढ़ी पार करते हुए आगे आना चाहिए, और उनके जीवन में एक सशक्त महिला का जो रोल होता है वो तभी निभा पाएगी जब वो शिक्षित होगी। शिक्षा का स्तर क्या अभी भी कम है? 2024 चल रहा है, काफी महिलाएं शिक्षित है, क्या अभी भी आपको लगता है शिक्षा का स्तर कम है? जी बिल्कुल। गांवों में जब अपन इस चीज को जानेंगे ना, निःशुल्क शिक्षा देते हुए भी पिछड़े वर्गों में निम्न जाति के जो लोग हैं उनमें समाज जो है, जो अभी तक भी शिक्षा का वो स्तर नहीं ले पाए हैं जो लेना चाहिए। आज कहते हैं 21वीं शताब्दी चल रही है, पर लेकिन गांव में अभी तक भी महिलाओं को लेकर वही रूढ़ी प्रथा है, वही रीति रिवाज है और वही सशक्त जीवन जी रही है। आज अपन जाएं, जैसे पिछड़ी जातियों में देखा जाए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए इतने कानून जो बने, लेकिन उसमें फिर भी महिलाओं की वो भागीदारी नहीं रही है, क्योंकि वहाँ तक महिला पहुँच ही नहीं पाती है। कितनी भी कोशिशें कर लो, समाज उसी रूढ़िवादियों में उनको जकड़ के रखता है। इसलिए अपन को महिलाओं को आगे होके आना चाहिए। अगर एक महिला किसी गांव से आती है तो 10 महिला उनका साथ देती है, क्योंकि वो उस स्तर पर, क्योंकि शिक्षा का स्तर कमजोर हो रहा है। गांव में कहते हैं कि नहीं, पढ़ाई नहीं करनी, खेती बाड़ी कौन करेगा। अगर पुरुष कर रहा है तो महिला भी कर रही है। हर जगह कहते हैं पुरुष प्रधान देश है, अब कहते हैं कि महिला प्रधान देश है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हर गांव छोटी छोटी बस्ती ढाणी, इनमें आप जाके देखेंगे तो आज भी महिला पढ़ी लिखी नहीं है, निरक्षर ही रह रही है। और जो महिलाएं पढ़ी लिखी है, क्या उनमें इसकी अवेयरनेस आपने देखी है? बिल्कुल देखी है। आज अपने भिलवाड़ा में, मैं पॉक्सो में पीपी हूँ, मेरे सामने ऐसे केस आए हैं, भिलवाड़ा जिले से आए हैं। गाँव की तो बात नहीं करूँगी, भिलवाड़ा जिले से ऐसे आए, लेकिन कहीं पर किसी ने हिम्मत दिखाई है तो पड़ोसी ने उसकी हिम्मत को नीचे स्तर पे लिया है, या परिवार में लिया है। नहीं, अपनी इज्जत खराब हो जाएगी, अपना नाम खराब हो जाएगा, बच्ची की शादी कैसे होगी। ये नहीं करना चाहिए। महिला को ये सोचना चाहिए सबसे पहले अपन नारी है, नारी की ही पूजा की जाती है। नारी पूजनते रमनते तत्र देवता। क्यों महिला ये सोचती है कि अपनी इज्जत खराब हो जाएगी, जबकि इतना कानून बन गए हैं महिलाओं के लिए कि महिलाओं को ध्यान ही नहीं, उन्हें इस नॉलेज ही नहीं है उन्हें कि महिलाओं के लिए कानून कितने बनते जा रहे हैं। सरकार कितना उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रलोभन दे रही है, हर तरह की सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन महिलाओं तक पहुंच ही नहीं रही है। बीच में ही वो व्यवस्थाएं कट जाती है। इसलिए हमेशा महिलाओं को आगे आना चाहिए। मेरे सामने मैंने इतनी छोटी छोटी बच्चों को न्याय दिलाया है जो अपन सोच भी नहीं सकते। अपन कल्पना मात्र से अपने अंदर एक तरह की निर्दयता जाती कि ये क्या हो रहा है। इसलिए हमेशा महिलाओं को आगे होके आना चाहिए। कभी परिवार की, पति की, किसी की भी नहीं सुननी चाहिए। महिलाओं को न्याय के लिए आगे बढ़ना ही चाहिए। आपने कुछ ऐसे केसेस देखे होंगे जिसमें छोटी बच्ची के साथ में या फिर
एक टीनेजर बच्ची के साथ में कुछ गलत हुआ उसके बारे में कुछ पता है? बिल्कुल, अपने भिलवाड़ा की ही है 2 केस, आपको पता हो तो मैं नाम नहीं लूंगी। अपने भिलवाड़ा सिटी में से केस आया था, जिस बच्ची का अंदर का विल पावर इतना मजबूत था कि उसके साथ दुष्कर्म होने के बाद भी उस बच्ची ने आखिरी सांस तक उसकी लड़ाई लड़ी, और उस बच्ची की, ये देखिए, उस बच्ची के लिए सबने हाथ मुझे कर दिए थे कि ये जीवित नहीं रहेगी, पर उस बच्ची का विल पावर इतना मजबूत था कि उस बच्ची ने लड़ाई लड़ी, उसके परिवार ने लड़ाई लड़ी, और उसे मैंने न्याय दिलाया। भिलवाड़ा जिले की सिटी की बात है। उस बच्ची को मैं हमेशा अपने अपने अंतर आत्मा से मैं उसको सैल्यूट करती हूँ कि ऐसी बच्ची जिसमें ये आत्मविश्वास ईश्वर करे, हर बच्ची में ऐसा आत्मविश्वास होके वो पैदा हो। वो तो चल इस एज में भी काफी बच्चों को पता होता है, लेकिन जो मिडिल एज वुमेन है या फिर थोड़ी जो ज्यादा एज की वुमेन है, उनको पता नहीं है क्या क्या उनके अधिकार हैं। आपने कुछ ऐसे केसेस देखे होंगे, आप समाज सेवा में काफी हैं, आप पार्षद रही हैं, आपने कुछ ऐसे केस देखे होंगे जिनमें पता नहीं है कि वो कुछ कर भी सकते, उन्हें खुद नहीं पता है कि उनके पास क्या अधिकार है। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद कहूंगी कि लोकवाणी ने आज ये महिलाओं के लिए, और महिला दिवस भी आ रहा है, तो उस पर जागरूक कर रहे हैं आप महिलाओं के अधिकार के लिए, तो मैं आपके बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी इसके लिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, मैं खुद एक एससी समाज से आती हूँ, जहाँ हमारे निम्न वर्ग के एससी समाज के लोग रहते हैं। उनमें अक्सर ये होता है कि जब हमारे क्या बचपन में एक तो शादी कर दीजिए, आज भी बाल विवाह पूर्ण तरह से रोक नहीं है, सही है, गवर्नमेंट की तरफ से, कानून की तरफ से सख्त है, पर आज भी गांव में इतनी मजबूरियां हैं लोगों की, किसी की 3 बच्चियां हैं, 4 बच्चियां हैं, तो वो एक तो हिंदू धर्म प्रोटेक्ट करते हैं कि एक हमारे महिलाओं में ये होता है कि माहवारी पीरियड, वो हमारे एससी में ये माना जाता है कि लड़की की माहवारी नहीं आई उससे पहले उसका कन्यादान कर दिया जाए, ताकि हिंदू धर्म की पालना हो। उसमें लड़की की उम्र नहीं देखी जाती है, वो 10-12 साल की, 4 साल की, या हो सकता है 1 साल की, उसकी शादी कर दी जाती है गाँव में, और उसको गांव के ही लोग प्रोटेक्ट भी करते हैं कि नहीं हमारा धर्म है, ये बेचारा गरीब आदमी है, 4 लड़कियों की शादी कैसे करेगा। उसके तहत बाल विवाह हो जाते हैं। फिर जब लड़की का गोना या ऐसा कुछ करके उसको भेजा जाता है, तो उसको अपने अधिकारों के बारे में उम्र का कोई वो नहीं होता है कि मुझे किस एज में माँ बनना चाहिए या मेरे क्या अधिकार है। जब वो चली जाती है, या तो फिर ऐसा होता है कि लड़का आजकल मोबाइल से इनसे टेक है कि किसी और से अफेयर हो जाता है, वो किसी और को लेके भग जाता है, तो उसके शादीशुदा की मोहर लग जाती है, उसका पुनर्विवाह नहीं होता है, लड़के का फिर पुनर्विवाह हो जाता है। तो ऐसी कुरीतियों से हमारी अक्सर एससी एसटी की महिलाएं अधिकतर जूझती है, और उनको अपने अधिकार, पिता के यहाँ उनका अधिकार है नहीं, भाई कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी में, पिता कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी में बेटी का हक नहीं है, ससुराल वाले कहते हैं कि इसका पति लेके चल गया तो हम क्या करें। तो ऐसी स्थिति में महिलाओं की स्थिति बड़ी खराब है। आज भी हमारे गांव में ये दयनीय है कि हम उन महिलाओं को कानून के प्रति भी जागरूक करते हैं, पर वो ये कहती है कि माँ कहती है थाने में जाएगी तो मैं तेरे साथ नहीं हूँ, भाई कहेगा कि थाने में गई है तो हमारी बदनामी कर दी, ससुराल वालों को थाने में बुला लिया तो इसने हमारे को कोर्ट में क्यों उलझाया, हमारे को थाने, बल्कि परिवार ही है कि वहां बैठकर समझाइश भी होती है, उन लोगों का वापस काउंसलिंग पीरियड होता है, उसमें एडवोकेट भी हूँ, तो मैंने ये भी देखा है कि महिला थानों में भी समझाया जाता है। इवन ये सारे मामले फैमिली कोर्ट में जब जाते हैं तो मजिस्ट्रेट साहब, जज साहब भी इनको एक बार नहीं 4-4 बार इनकी काउंसलिंग करके इनको वापस वो घर बन जाए, किसी तरह को उनको न्याय मिल जाए, ये सारा काम होता है। पर फिर भी आज भी हमारा एससी एसटी समाज इन कानून के जो हमको सुविधाएं मिली हुई, अधिकार मिले हुए हैं, उनसे काफी दूर है, काफी दूर है। क्या ऐसे कुछ तरीके हैं जिनसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ाई जा सकती है? बिल्कुल तरीके तो हैं, पर है ना, सबसे बड़ी बात है कि ये रूढ़िवादी प्रथा जब तक खत्म नहीं होती है, और इसके लिए हमको गांव-गांव जो आज हमारे एमएलए कोई चुनाव लड़ते हैं उनका प्रचार होता है, उस तरह अगर हमारा प्रशासन की ओर से इन सब लोगों को कोई प्रोटेक्शन प्लस इनको कानून की जानकारी मिले कि भाई आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। आज हिंदू विवाह मैरिज एक्ट कहता है कि पहली पत्नी के तलाक के बिना दूसरी विवाह नहीं हो सकता, पर हमारे समाज में नाता प्रथा है। नाता प्रथा से पहली पत्नी घर बैठी है, पति दूसरी पत्नी को लेके भाग गया, पत्नी है बच्चा छोड़ के किसी और के साथ भाग गई। तो ऐसी चीजों में उन लोगों को अपने अधिकार और अपने बच्चों का और अपना जो संपत्ति में किसी में अधिकार है उनका उनको ज्ञान दिलाना बहुत जरूरी है, और वो प्रशासन से बेस्ट कोई नहीं कर सकता। तो और हम भी कर सकते हैं, इवन कि आज हम भी कहीं जाएं तो फैमिली को सबको ये समझाएं कि भाई कानून में जाना गलत नहीं है, पुलिस अपनी सुरक्षा के लिए बनी है, ना कि अपना शोषण करने के लिए बनी है, और वहां जाने से अपने को न्याय मिलेगा।
जो परिवार में न्याय नहीं मिलता है, समाज में न्याय नहीं मिलता, वो कानून में मिलता है। आपने कहा कि जो कानून है वो हमारी सुरक्षा के लिए है, पर कुछ महिलाएं कानून की सहायता इसलिए नहीं लेती क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरा चेहरा सामने आ जाएगा तो मेरी बदनामी हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कानून ने इसके लिए भी नियम निकाल रखे। जैसे पॉक्सो न्यायालय में किसी भी तरह का कोई भी वाद आता है, प्रतिवाद आता है, आरोप पत्र पेश होता है, उसमें हम गुप्त रखे जाते हैं। पीड़िता की फैमिली वाले, परिवारजन, सभी का नाम अंकित नहीं होता है और ऑर्डर में से लगा के उस पर पूरी जो विचाराधीन न्यायालय प्रणाली चलती है उसमें कहीं भी पीड़िता का नाम नहीं आता है, उसको प्रलोभन नहीं दिया जाता है, माता पिता जाति किसी भी तरह का उसमें नाम नहीं आता है, इसे गुप्त रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के तो आदेश भी हैं ये। मीडिया में भी अगर अपन किसी तरीके का समाचार या न्यूज देते हैं तो उसमें भी पीड़िता से संबंधित उसके परिवारजन का किसी का कभी कोई नाम नहीं आता है, वो गुप्त रखा जाता है। ऐसे ही जोवेनाइल में भी बच्चों के ऊपर प्रोहिबिटेड है। शिल्पा मित्तल वाला सुप्रीम कोर्ट वाला जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग आप 18 साल से छोटा बच्चा जिसने कोई ऑफेंस क्रिएट कर लिया है उसके खिलाफ चार्जशीट पेश हुई है जोवेनाइल कोर्ट में, तो उसके शिल्पा मित्तल वाली जो रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हुई है तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे का नाम उजागर नहीं कर सकते क्योंकि उसके आगे की हो सकता है वो बच्चा, वो बाल संप्रेषण गृह, सुधार गृह है, वो जेल नहीं है। बच्चा वहां से सुधर करके भी बाहर आके उसकी लाइफ बना सकता है वो, इसलिए उसका नाम गुप्त रखा जाता है। इसके ऊपर एक रूलिंग बनी हुई है शिल्पा मित्तल करके। और दूसरी चीज ये कि वो सुधर करके अच्छा रास्ता पकड़ ले, वो उसका एम ही बदल जाए कि नहीं इस तरीके से मैं यहाँ आया हूँ, अगली बार कोई अपराध नहीं करूंगा, मैं बहुत अच्छा पर्सन बन करके यहाँ से निकलूंगा, तो उनको कानून में जो उनके द्वारा जो अपराध कर लिया गया है उसका कोई भी एलिगेशन जो है और कोई भी एफआईआर जो है उसके जीवन पर, उसके नाम पर कोई भी उसके ऑनलाइन कोई भी रिकॉर्ड दर्ज नहीं होता। और जो जोवेनाइल के अंदर जो ऑफेंस हो जाते हैं उनका नौकरी के अंदर भी उनको ये सब सुविधाएं मिलती है कि ये जो अपराध कर दिया है ये आपके इसमें नौकरी में बाधा नहीं बनेगा, आगे जाकर के सर्विस में बाधा नहीं बनेगा। इस तरीके से वहां गुप्त रखने के अलावा भी उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हुए हैं। जागरूकता की कमी है, सिर्फ जागरूकता के, और वहां पर भी विधिक सहायता से उनको फ्री के न्याय मित्र भी मिले हुए हैं। वो निःशुल्क न्याय मित्र उनकी पैरवी करते हैं। यदि गरीब परिवार से, अगर गरीब परिवार से बच्चा बिलोंग करता तो उनको ये भी बताया जाता है कि इसके सर्विस के रिकॉर्ड पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसको पढ़ाओ। यूं नहीं कि बच्चा जेल चला गया और बच्चे के ऊपर केस हो गया तो अब इसको फैक्ट्री में भेज दो, मजदूरी करवा दो, नहीं, इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसको अच्छा पढ़ाओ, कोई बात नहीं, इसका नाम गुप्त रखा जाएगा, बाकायदा इसका ऑनलाइन रिकॉर्ड पर भी उस एफआईआर का कोई असर नहीं पड़ेगा और उस अपराध का कोई असर नहीं पड़ेगा और वो आगे जाकर के अपना सुनहरा भविष्य फिर से बना सकता है। अच्छा, ये जो बाल सुधार गृह का आपने कहा जी। तो उसमें बच्चों, अगर किसी लड़की, छोटी उम्र की लड़की ने केस किया है तो वो उसमें जाती है तो कई जगह पे ऐसा कहते हैं कि वो फिर भी एक तरह से जेल ही है, कई लोग उसे जेल नहीं, वहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती है, बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती है वहाँ पर। वहाँ बच्चे को ऐसे, हम लोग भी वहाँ जाते हैं ना तो ये कोट वहाँ नहीं पहन के जा सकते। बच्चे को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि ये वकील मेरी पैरवी कर रहा है। और जो मजिस्ट्रेट, जो प्रिंसिपल न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होता है ना, वो भी अपने ड्रेस कोड में नहीं आता। बच्चे को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि ये मजिस्ट्रेट है और मेरी यहाँ फाइल चल रही है और मेरा केस चल रहा है। तो वो जुवेनाइल जस्टिस में जो प्रिंसिपल बोर्ड होता है, वहाँ जो मजिस्ट्रेट भी होते हैं, प्रिंसिपल बोर्ड होता है और प्रिंसिपल बोर्ड में अध्यक्ष होता है, जो मजिस्ट्रेट होता है एज ए प्रिंसिपल होता है वहाँ पे वो, और वो ये कोड वहाँ पे नहीं पहनते, वो वहाँ पे सिविलियन बनकर के वहाँ पे रहते हैं। हम लोग भी, और इवन पुलिस वाले भी जो चार्जशीट पेश करने आते हैं या बच्चों को पेश करने आते हैं, वो वर्दी में नहीं आते हैं। किसी भी तरीके से बच्चों को ऐसा नहीं लगता है कि मेरे ऊपर ट्रायल चल रही है, मेरे ऊपर केस चल रहा है, आगे जाकर के मेरे ऊपर दुष्प्रभाव पड़ेगा, ऐसा कुछ भी बच्चे को फील नहीं होता है। और ये सारी सुविधाएं, ये सारे बेनिफिट्स लॉ में भी है और उनको दिए जाते हैं लीगली वहां पे। और मैं तो अभी भी वहां पे पैरवी कर रही हूँ बच्चों की। अच्छा, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें महिला जो केस कर देती है जी, तो उसके बाद में उसे बहुत ये डर लगता है कि केस करने के बाद जब केस खत्म हो जाए, चाहे मैं जीतूं या मैं हारूं, इसके बाद की मेरी लाइफ क्या होगी, क्या उन्हें कहीं से हेल्प मिलती है या बिल्कुल सुरक्षा मिलती है। कानून के लिए, कानून हमेशा उनके लिए तैयार रहता है। और अगर कोई अपराधी बाहर निकलने के बाद उससे शंका, भय रहता है कि मैं, तो उसके लिए हमेशा कानून के दरवाजे खुले हैं। ऐसा नहीं कि एक केस कर दिया तो अपन दूसरा नहीं कर सकते। और इवन डिवोर्स की डिग्री के बाद तो उनको गवर्नमेंट जॉब भी मिलता है,
गवर्नमेंट जॉब में भी वो डिग्री काम इवन इन जो पॉक्सो कोर्ट में रेप पीड़िताएं जो होती है, महिलाएं जो होती है, इनको पीड़ित प्रतिकृति के तहत भी इनको विधिक सहायता से पैसा जो भी होता है, जो उनका शोषण हुआ है, जो उन पे अत्याचार हुआ है, वो अपने जीवन को कैसे पुनर्जीवित कर सके, उनके लिए उनको सहायता मिलती है। प्रतिकृति दिला 357 सीआरपीसी के तहत खुद स्वयं अपने आदेशों में लिखता है कि उसे प्रतिकर दिलाया जाए और गुप्त रूप से सब चीजें व्यवस्था की जाए। इसलिए महिलाओं के लिए कानून तो बहुत बन रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्था है। सरकार बहुत अच्छी आगे बढ़ के महिलाओं को आगे बढ़ाना चाह रही है, कर भी रहे हैं, कोशिश भी हो रही। लेकिन डाणी डाणी गांव गांव जहाँ पे महिलाओं को शिक्षित नहीं बनाया जा रहा है या पढ़ाया नहीं जा रहा है, तो ये सुविधाएं उन तक नहीं पहुंच पा रही। इसलिए मैं ये कहूंगी कि न्यायालय, कोर्ट, कानून सभी के लिए समान है, पुरुष के लिए भी और महिलाओं के लिए भी। जैसे पॉक्सो कोर्ट में पॉक्सो का कानून को कोई नहीं जानता था। पॉक्सो कोर्ट को कानून को कब से जानने लगे, जब आपको पता हो तो एक निर्भया हत्याकांड हुआ। निर्भया कांड हुआ दिसंबर 2012 में और कानून बन गया था अक्टूबर में पॉक्सो कानून बन चुका था। लेकिन उसकी जो महत्वपूर्णता कब बढ़ी, जब निर्भया कांड हुआ। निर्भया से पता चला कि 18 वर्ष से कम आयु की थी, उसके साथ दुष्कर्म हुआ। फिर पूरी भारत में, पूरे विश्व में पता चला कि निर्भया के साथ क्या हुआ। फिर ये कानून बहुत तेजी से बढ़ने लगा और इसकी शीघ्रता से शीघ्र इस कानून प्रणाली का आरोप पत्र पेश होने के बाद विदिन 3 महीनों में 6 मंथ में इसका जजमेंट हो जाता है। सालों तक नहीं चलता ये, फास्ट ट्रैक के जैसे फास्ट ट्रैक से इसका निर्णय हो जाता है। तो इसलिए कानून बहुत अच्छी व्यवस्था है। समाज में आपने देखे होंगे कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिन पे महिलाओं पे झूठे केसेस बना देते हैं, कुछ भी कहकर के, अगर वो उनके कंट्रोल में नहीं है, मैनिपुलेट करने के लिए उन पे झूठे केसेस लगा देते हैं। ऐसे केसेस के बारे में कुछ बताएंगे? ऐसे केसेस में भी ये कि समाज तो उनको कलंकित करना चाहता है कि जिससे वो जीत नहीं पा रहे या कोई समझदार महिला है उसको अधिकार नहीं देना है तो उसको कलंकित कर दो, डायन बना दो, या उसको कह दो कि बच्चलन है, या उसका किसी और से कोई नाता रिश्ता है, चुड़ैल उड़ैल, इस तरह के आरोप लगाकर समाज के लोग उसको कलंकित कर कर वहां से बहिष्कृत करना चाहते हैं। पर कानून में इसके लिए बहुत अच्छा है कि अगर आपने किसी को डायन ऐसा कोई कह दिया है या अलग से कानून, मतलब अलग से कानून है इसके, डायन प्रतिशत आप डायन नहीं कह सकते, उनके ऊपर आप मुकदमा उसको दर्ज करा कोई सकते हैं। अलग लांछन नहीं लगा सकते। इवन 498 में तो अगर आप किसी को जारता का जीवन भी कहते हो तो उसके ऊपर भी हाईकोर्ट का रोक है अभी कि आप उसको जारता का जीवन के लिए, जारता का जीवन देखिए, जैसे पति के साथ तो उसका रिश्ता है ही है, पर उसको अंधेरे में रखे किसी और के साथ भी उसका कोई अनलीगल रिश्ता है, उसको कोर्ट में जारता का जीवन कहा जाता है। कितनी महिलाओं का अगर ऐसा कुछ एलिगेशन लगाते हैं परिवार के लोग तो कोर्ट उसको भी सिरे से नकारता है कि वो चीज बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप इतने दिन आप उसके साथ रह रहे हो, 10 साल निकलने के बाद उसके ऊपर आरोप लगा रहे हो, या 2 साल निकलने के बाद बच्चे होने के बाद आरोप लगा रहे हो, तो पहले कहाँ गए थे? तो कोर्ट और कानून इन चीजों को बिल्कुल स्वीकृति नहीं देता है कि आप किसी भी महिला पर इस तरह का आरोप लगाएं। ये उससे क्लियर तो हो गया कि भाई उसे समाज में कह दिया कि हाँ भाई ये जो इस पे कोई आरोप नहीं लगा है, लेकिन उसने इस टाइम पीरियड में, केस चलते टाइम पीरियड में जो उस पर टॉर्चर हुआ है मेंटली या फाइनेंशियली जो उसे प्रॉब्लम्स आई होगी, इसके सॉल्यूशन के लिए कुछ है? इसके लिए हमारे कानून में उसको आर्थिक सहायता, सामाजिक सहायता और उसको रोजगार और सुरक्षा, इन सबके नियम बने हुए हैं। उसको लोन भी प्रोवाइड कराया जाता है जिसको वो किस्तों में जमा कराए। अगर बीपीएल या ऐसे किसी परिवार से है तो उसको जो कर्ज व्यवसाय के लिए दिया जाता है उसको माफ भी किया जाता है, और जो आर्थिक नुकसान अगर उसको हुआ या माइंडली, तो उसको सेटअप करने के लिए हमारी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो टाइम टू टाइम उनको अपने पास बुलाती है, प्रशिक्षण देती है, उनको शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर भी उनको मजबूत किया जाता है, और ये कोर्ट बिल्कुल बाकायदा आदेश से करता है। कुछ केसेस बताएंगे ऐसे? ऐसा तो देखो नाम तो नहीं ले पता, आए दिन आप जानते हो कि पति के द्वारा मारपीट करना या सास और इनके द्वारा मारपीट करना, जलाए जाना, ये घटनाएं आप अपने देश में हमेशा ही, और वो शिक्षित परिवार होते हुए भी, स्तर की जाति के लोग नहीं, शिक्षित परिवार के, शिक्षित वर्ग के लोग जो भी अपनी बहू बेटी के साथ अत्याचार शोषण करते हैं, लेकिन वो डर के मारे बाहर नहीं निकल पाते कि पापा जी की बहुत इज्जत है, पति की बहुत इज्जत है, और शिक्षित परिवार मतलब वेल एजुकेटेड फैमिली, उनके साथ भी होता है शोषण। इसलिए मैं ये कहूँगी महिला उनको हमेशा आगे आके अपनी व्यथा, अपना शोषण हमेशा शेयर करना चाहिए, किसी से भी करो पर शेयर करना चाहिए और आगे आके कानून की सहायता लेनी चाहिए।
उसके बिना महिलाओं की शक्ति स्थिति में सुधार नहीं आ सकता है। आपने बोला जैसे कि कानूनी मतलब इनको क्या क्या सहायताएं मिलती है। विधिक सहायता के थ्रू जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एक अलग से प्राधिकरण बना बना हुआ हुआ है जिसमें गरीब व्यक्तियों को, नीचे तबके के व्यक्तियों को और जो व्यक्ति जो कि कानून की दृष्टि से बिल्कुल लेमेन है, वहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एक ऐसा ऐसा विभाग या प्रकरण है संस्था है। कि वो जगह जगह गांव गांव ढाणी ढाणी एक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की एक वेन है जो चलित वेन के थ्रू जगह जगह जाकर के जागरूक कर रही है कानून को लेकर के कि तुम्हें ये कानून मिले हुए बच्चों को लेकर के हर स्कूलों में जाकर के, निजी स्कूलों में जाकर के, सरकारी स्कूलों में जाकर के कैंप लगा करके बच्चों को जागरूक कर रही है, बच्चियों को जागरूक कर रही है। गुड टच बेड टच के बारे में बताया जा रहा है कि जहां बच्चियों को स्कूल में प्राइमरी स्टेज पर ही बता दिया जाए कि गुड टच और बेड टच, कि दिस वे और दैट वे, ये रॉन्ग है और ये राइट है, तो बच्चे खुद अवेयरनेस उस तरीके से बच्चा डेवलप होएगी तो आगे जाकर के जो आज जो शोषण हो रहा है ना वो आगे जाकर के बहुत कम हो जाएंगे महिलाओं को लेकर के। कि ये दूसरी एक पेटिका रखनी चाहिए स्कूलों में, एक पेटिका रखनी चाहिए जिसमें कि किसी भी बच्चे के साथ में कुछ भी अत्याचार हुआ है या शोषण हुआ है जो वो बता नहीं सकती है, जो कोई जेंट्स टीचर है स्कूल में तो वो नहीं बता पा रही तो उस पेटिका में वो डाल सकती है। यदि पेरेंट्स से भी कोई आपत्ति है तो भी उस पेटिका के थ्रू वो पेरेंट्स टीचर से बच्चा इतना खुला हुआ होता है कि वो कुछ भी, अभी बच्चे को बोल दे कि 2 और 2 5, टीचर अगर बोल दे कि 2 और 2 5 तो घर पे जाके भी ये कहेगा, तो टीचर का बच्चे पे बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो बच्चा एक टीचर को ही आप खुल करके बता पाएगा कि ये चीज है, मेरे साथ ये अत्याचार हुआ है और इसने मेरे साथ गलत किया है। वो मुंह से नहीं बोल के लिख के दे देगा ना तो भी उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहुत अच्छे से सीआरपीसी में है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, सीपीसी में है, हर जगह इनको सहायता के लिए अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं जो कि विधिक सेवा के थ्रू इनको कानूनी सहायता दिलाई जा रही है। अच्छा, आपने कहा कि स्कूल में जाके बच्चों को बताया तो जाता है, पर क्या ऐसे कुछ एक कानून होने, मतलब कई सारे ऐसे कानून हैं जो स्पेशली महिलाओं के लिए जो बच्चों की स्कूल बुक में होने चाहिए, ऐसे कुछ कानून होने चाहिए? बिल्कुल बन रहे हैं बताइए। कानून के नई विचार जिसमें महिलाओं और बच्चों को बताया जाता है कि इसमें स्कूल में कौन से ऐसे कानून होने चाहिए जिनको स्कूल की बुक्स में डालें? सबसे बड़ा कानून ये महिला सुरक्षा जी। सेल्फ डिफेंस, जिसमें वो खुद स्वयं अपने आप की लड़ाई खुद लड़ सकती है। ये कानून बन रहा है और कानून को पढ़ाया भी जा रहा है बच्चों को कि स्वयं की रक्षा करें, आत्मरक्षा बने। और कई तरह की क्लासें, कई तरह के आयोजन, कई तरह के कैंप इस तरह के कानून में के कारण महिलाओं और बच्चों को स्कूल में दिए जा रहे, विद्यालयों में दिए जा रहे, कॉलेज में दिए। बच्चों के जो सोशल स्टडीज और जो फिजिकल जो एक सब्जेक्ट होता है उसके अंदर प्राइमरी स्टेज पर ही, जैसे जो बच्चा स्टार्टिंग में स्कूल जाना चालू करता है ना उसी समय उसके अधिकारों के बारे में, स्वयं के सबसे पहले तो आत्मरक्षा के बारे में, बच्चे हो चाहे बच्चा हो, अपराध किसी के भी साथ घटित हो सकता है। तो कानून व्यवस्था में वो जो एक शारीरिक लेवल पे जो और मानसिक लेवल के जो अत्याचार होते हैं उससे निपटने के लिए जो बच्चा 1 से 5th तक की क्लास में होता है तभी डाल देनी चाहिए। और उससे क्या होगा, बच्चे की मेंटेलिटी पे, ये बच्चा मेंटेलिटी अपने आप में मेंटली स्ट्रांग फील करेगा कि नहीं मेरे को ये चीज स्ट्रांग बनाती है और मुझे इस चीज का आगे जाकर के मैं प्रिंसिपल को ये बोलूंगा कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, तो उसको खुद को वो बुक में पढ़ लेगा तो वो इंप्लीमेंट करेगा, सीधा उसको इंप्लीमेंट करेगा। तो बच्चों के लिए 1 से 5th तक की क्लास में प्राइमरी स्टेज तक के कानून डाल देने चाहिए और 6 से 8th तक के लिए जो है, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो बच्चियां बड़ी हो रही है, और जैसे पोक्सो के बारे में अवगत कराना कि कौन पोक्सो का केस लगा सकता है। 18 साल से छोटी बच्चियां जो है पोक्सो का केस लगा सकती है, उनके साथ अत्याचार हो गए, उनके साथ कोई शोषण करे, कोई गलत जगह पे टच कर लिया, किसी ने घूर लिया, मतलब छोटी बच्ची को घूरना भी अपराध है और घूरना भी पोक्सो के अंदर ही इन्वॉल्व होता है। गलत बातों किसी का पीछा करना, किसी गलत इशारों से इंगित करना, ये सब चीजें भी 18 साल से छोटी बच्ची को अगर कर लिया तो पोक्सो में आता है। ये चीजें। चलिए अभी रुकते हैं, चलो से ब्रेक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जहां पर हमने चर्चा को रोका था वहीं से जारी रखते हैं। हमें ये जानना था, जनता जानना चाह रही थी कि कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती है। उन्हें पता है कि हाँ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें हम जीत सकते हैं, चुटकी मर जाते जीत जाएंगे, तो उनका दुरुपयोग करने लग जाती है। इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? बिल्कुल सही कहा मैम आपने, क्योंकि महिलाओं के लिए कानून बहुत है, ये सबको पता है, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि असत्य पे सत्य की जीत हो जाती है। और कहीं कहीं महिलाएं, जैसे अपन ले लेते हैं कि पॉक्सो न्यायालय में बहुत सी महिलाएं जिनके साथ गलत नहीं हुआ है, दुष्कर्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो किसी दबाव में आकर या किसी को गलत फंसाने के उसमें आवेश में आकर वो गलत कानून की प्रक्रिया कर लेती है और मुकदमे कर देती है। उसमें पिसता कौन है? आदमी। उसके साथ गलत नहीं हुआ है लेकिन फिर भी वो बताती है कि मेरे साथ गलत हुआ है। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस कारण से सत्य भी असत्य हो जाता है। जहाँ पे न्यायालय, जहाँ पर महिलाओं को गलत होता है फिर भी उनको पुलिस वालों की नज़र में लगता है कि ये तो गलत नहीं है, ये सही है। इसलिए हमेशा जो सत्य घटना है उसी के कानून का सहारा लेना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए ऐसा। आजकल के चलन में बहुत ज़्यादा हो गया है कि महिलाएं पॉक्सो के, दहेज प्रताड़ना के, ये डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा के लिए बहुत तरह के कानून जो है उनका गलत उपयोग करती है। उपयोग करने के बाद जब अंतिम समय तक वो न्यायालय के शरण में रहती है, उसमें आदमी को गलत फंसाया जाता है, बहुत जगह उस सजाएं भी हो जाती है। इसलिए कभी भी असत्य का सहारा नहीं लेना चाहिए। जो सत्य है उसी के लिए कानून की प्रक्रिया करनी पड़नी चाहिए। अगर पता चल जाए कि इसमें महिला गलत है और महिला ने झूठा केस लगाया है तो क्या पनिशमेंट मिलेगी उसे? बिल्कुल है। 344 CRPC के तहत महिलाओं को भी 3 माह की सजा हो सकती है पॉक्सो न्यायालय में। ऐसा कानून बना हुआ है कि आप अपने बयानों से मुकर जाते हैं या आप जो आपने पूर्व में बयान दिए है उससे मुकरने के बाद भी, लेकिन कानून लचीला है। अपना भारत का संविधान लचीला है, महिला सशक्तिकरण है, इस कारण से बहुत कम सजा देते हैं, लेकिन देनी चाहिए जिसमें लोगों में भय व्याप्त रहे कि हम गलत बयान देंगे तो हमारे ऊपर भी सजा हो सकती है। पुरुष को हमेशा 100 निर्दोष छूट जाए कोई बात नहीं, एक निर्दोष को अगर सजा हो जाती है तो उसका जीवन खत्म हो जाता है। पॉक्सो कानून में कम से कम 20 वर्ष की सजा है, तो आप अंदाजा लगाइए कि व्यक्ति का जीवन पूरा ही कटघरे में निकलेगा। अच्छा, सोशल मीडिया पे आप सभी होंगे, सोशल मीडिया पे आपने भी ऐसे कुछ केसेस देखे होंगे जिनमें महिला जो है कुछ लाइक्स के लिए, कुछ व्यूज के लिए झूठी कहानी बना देती है, किसी भी एक को टारगेट कर देती है और लोग उसके लिए सिंपैथी दे देते हैं। ऐसे केसेस देखे होंगे आपने सोशल मीडिया पे? बिल्कुल, मैं ऐसे केसेस हमेशा देख रही हूँ और अभी काफी ज्यादा बढ़ गया है। इवन इनका रीजन ये भी होता है कि कोई शादीशुदा महिला अगर किसी पर एलिगेशन लगाती है तो या तो वो प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड होगा या फिर पैसे से रिलेटेड होगा, और उसमें कहीं ना कहीं उसके पति की सहमति भी होगी। जो शादीशुदा महिलाएं अगर किसी के ऊपर इस तरह का एलिगेशन लगाती हैं तो उनका सीधा सीधा मकसद यही होता है कि जो उनको लगता है कि हमारे सीधे चंगुल में नहीं आ रहा और ये चीज हमको हथियानी है, तो वो इन चीजों के लिए इस तरह का इस्तेमाल करती है। और इसमें सबसे पहले वो जिससे उनको टारगेट करना है उनको सोशल मीडिया के थ्रू इनवाइट करती हैं, जैसे हनी टेप है ना। हनी टेप जो मामला चल रहा है वो आप देख रहे हो, रोज अपन अखबार में पढ़ भी रहे हैं कि महिलाएं पहले उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है, फिर उनसे मैसेज पे या चैटिंग करती है, फिर उनको धीरे धीरे अपने चंगुल में फंसाती है, फिर ये भी कहती है कि मेरे पति को पता नहीं चल जाए, मेरे पापा को पता नहीं चल जाए, मेरे भाई को पता नहीं चल जाए, और इस तरह से उनसे छुप के 1-2 बार मिलके और उनका अपना विश्वास जीत के फिर उनको इस तरह के चेस में उलझा देती जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है समाज में। और ये एक स्कीम है यार होती है, देखा जाए तो ये एक स्कीम है जो कि सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट में आती है महिला पुरुष के, फिर करीबियां बनाती है, फिर जब बाद में किसी भी तरीके से उनसे जब लालच मन में पैदा हो जाता है तो वो उसकी मांग करती है, नहीं देने पर उस आदमी को ब्लैकमेल करके मुकदमा दर्ज कराने तक ले जाती है। जबकि उल्टा ये होता है कि रिवर्स में जब वो दोनों ही 18 ईयर से अबव है तो ना तो उसके साथ बुरा हुआ है, रियलिटी में देखा जाए तो कंसेंट दोनों तरफ से होती है। भाई वो तो भाई बैड मानसिकता से ही गई, वो बदनीयती से ही गई है कि मुझे तो पैसा ही लेना है उससे, तो वो चीज उसको शोषण नहीं कहेंगे, उसको हनी ट्रैप को शोषण नहीं कहेंगे, उसने तो पैसा कमाने का जरिया बना रखा है उसको, और उसमें इन्वॉल्व उसके फैमिली मेंबर भी होते हैं। इसके खिलाफ कानून में
प्रक्रिया है और होना चाहिए, महिलाओं के खिलाफ भी होना चाहिए। अगर ऐसा अगर महिला गलत करती है तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए और उनको भी वो चीज भुगतनी, क्योंकि जरूरी है कि जो आदमी पुरुष अगर रेप करता तो उसको वो सजा मिल सकती है। तुम झूठा रेप का केस दर्ज कराते हो तो तुम्हें भी ये सजा है, ये चीज मिलनी चाहिए, जब जाके झूठे केस आना बंद हो। जो महिलाएं सही है उसको कानून की सहायता नहीं मिल पाती है। फिर क्या होता है, जो ओरिजिनल में रेप होता है, ओरिजिनल में शोषण होता है, वो महिला दब जाती है। अरे मैं जब केस दर्ज कराने जाऊंगी तो मुझे भी ऐसा बोला जाएगा कि ये पैसे के लालच में आई है। तो एक्चुअल शब्द तो वही रह जाता है और एक्चुअल आवाज और दर्द तो वही दफन हो जाता है कि मुझे ऐसा पुकारा जाएगा एक्चुअली महिला गलत है, ये महिला कैरेक्टरलेस है, जबकि एक्चुअल दर्द जो है वो बाहर आने के लिए इन गलत आवाजों को दबानी होगी। पर एक्चुअली जब महिला थाने में जाती है और वो इस तरह की व्यथा बताती है ना, तो पुलिस वाले सीधा उस आदमी को टारगेट कर देते हैं, बिना जांच किए, बिना पड़ताल किए, मतलब सीधा उसको कि भाई तेरे खिलाफ दर्ज हो ही रहा है, बस तो आ जाए। कानून की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। मैं एक ही बात और कहूंगी, महिला हो या पुरुष हो, कानून की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। कानून बना है उसके लिए निष्पक्ष जांच होनी चाहिए उसकी। निष्पक्ष तरीके से अगर सत्य तक घटना है तो सत्य घटना ही बता के आप कानून का साथ। अगर महिला सही है तो महिला का केस दर्ज करना चाहिए और उसको राहत मिलनी चाहिए, और पुरुष भी सही है तो उसको भी राहत मिलनी चाहिए। हर जगह झूठा अगर केस है तो उसके तहत में जाना खराब चाहिए। नहीं होता है, हर जगह महिला भी सही नहीं होती है, बस यही बात। इन चीजों की परख करना मतलब बहुत गलत जरूरी के है। चक्कर में सही दब जाता है। आपने कुछ ऐसे केसेस देखे होंगे जिसमें तलाक ले लेते हैं, कागजी तलाक लेते हैं ना, जी, जी। समाज में तलाक का पता होता है ना, किसी और को पता होता है, कागजी तलाक किया, सरकारी नौकरी दी और लिविंग की तरह वो साथ में रह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे में कि अगर पता चले कि ऐसा कुछ हो रहा है तो क्या उसके ऊपर कोई बिल्कुल कानूनी बिल्कुल कानून, सख्त कानून है उसके ऊपर। उसकी नौकरी जा सकती है, 420 उस पर होता है। उसके छल कपट और धोखाधड़ी से जो ये न्यायालय को गुमराह करके जो डिग्री ली है उसके ऊपर अगर आपत्ति आ जाए तो वो नौकरी से भी बर्खास्त हो सकती वैसे है। तो आजकल गवर्नमेंट जॉब में न्यायालय की डिग्री ही मान्य है, न्यायालय की डिग्री होने के बाद ही यदि वो दोनों वैसे तो लिव इन नाम की कोई व्यवस्था अपनी संस्कृति में है ही नहीं। लिव इन नाम की कोई व्यवस्था नहीं है हिंदू संस्कृति में, और भारतीय परिवारों में तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर वो रहती भी है तो वो गलत है, दिस वे और दैट वे आपत्ति करनी चाहिए, और गलत तरीके से तलाक लिया है तो फिर उसको डिग्री के चैलेंज करके और हाईकोर्ट में उसकी अपील भी होती है। इसमें पति और पत्नी दोनों अपराध है, दोनों मिलकर ये कर रहे हैं तो दोनों को सजा मिलती है इन चीजों में, और मिलनी भी चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से ये जानकारी जान करके हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे दर्शकों को बहुत कुछ जानने को मिला है, क्या क्या महिलाओं के अधिकार हैं, और अगर उन अधिकारों का गलत इस्तेमाल हो रहा है तो क्या क्या उसकी पनिशमेंट हो सकती है, क्या क्या उन्हें झेलना पड़ सकता है, इन सब के बारे में भी हमने जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।